नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी विद संदीप टंडन यूट्यूब एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सेल्स के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत ये हमारी छठी क्लास है। इससे पहले हमने सेल के विषय में डिटेल से अध्ययन कर लिया। इसके बाद में हमने सेल ऑर्गेनल्स को शुरू किया था, जिसके अंतर्गत हमने सेल वॉल और पिछले ही वीडियो में हमने सेल मेम्ब्रेन के विषय में डिटेल से बात की थी। हमारा तीसरे नंबर का सेल ऑर्गेनल्स निकल करके आता है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। यानी आज इस वीडियो के अंतर्गत हम माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में डिटेल से अध्ययन करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसलिए आपको इस लेक्चर को बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको देखना है। ये लेक्चर आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, नीट, रीट, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी और अन्य जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और विशेषकर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और नीट, इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पूरा मैटर आपके एनसीईआरटी की बुकों से तैयार किया गया है और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी मैंने इनमें इंक्लूड की है। तो ये इन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और नीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इनसे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन वो देखने को नहीं मिलेगा, ये आप विश्वास रख सकते हैं। इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी है, एसएससी है और अन्य जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं इनमें भी पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि वर्तमान में क्या होता है कि डिटेल से क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। इस कारण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस चैनल के माध्यम से हम संपूर्ण जीव विज्ञान को जीरो से शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमने सेल से स्टार्ट किया है और एकदम से आसान तरीके से और चित्रों के माध्यम से, आकर्षक चित्रों के माध्यम से इस कंप्लीट जीव विज्ञान को हम इस चैनल के माध्यम से करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को और इस चैनल को बहुत अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जरूरतमंद उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्रकणिका। हिंदी में क्या कहते हैं, सूत्रकणिका के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो पता कर लेते हैं कि इसकी खोज वो किस प्रकार से हुई थी, सबसे पहले खोज किसने की थी, और कुछ इंपॉर्टेंट इनके जो नाम है, क्या क्या उपनाम दिए जाते हैं वो भी हम ध्यान यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन है वो कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले कोलिकर नामक एक वैज्ञानिक था, जिन्होंने कीटों की रेखित पेशियों में देखा था। यानी कि सर्वप्रथम एक कोलिकर नामक वैज्ञानिक था, इन्होंने सबसे पहले जो कीटों की रेखित पेशियां हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा था और इसे सार्कोसोम कहा था। तो ये ध्यान में रखना, सार्कोसोम किसने नाम दिया था, कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने इसे सार्कोसोम कहा था। एक चीज यहाँ पर यह भी ध्यान में रखिए कि जितनी भी पेशियां हैं उन पेशियों में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सार्कोसोम ही कहते हैं। इसके बाद में साइंटिस्ट आए थे फ्लेमिंग ने 1882 ईस्वी में इसे फाइलिया नाम दिया था। तो ये उपनाम है, इसके ध्यान में रखने, कई बार पूछ लिया जाता है कि फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा था। तो फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को फाइलिया नाम दिया था। इसके बाद में आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही जो अल्टमान है इन्हें ही खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। देखो इस प्रकार का आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज वो किसके द्वारा की गई थी, तो ये अल्टमान के द्वारा की गई थी। खोजकर्ता का जो श्रेय है वो अल्टमान को दिया जाता है और इन्होंने 1894 में इसकी खोज की थी। और अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया था, बायोप्लास्ट। इसके बाद में आते हैं बेंडा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसके द्वारा दिया गया था, तो ये बेंडा के द्वारा दिया गया था। बेंडा ने 1897 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था और साथ में इसे कॉन्ड्रियोसोम भी कहा था। तो ये बेंडा के द्वारा नाम दिया गया था माइटोकॉन्ड्रिया और कॉन्ड्रियोसोम, ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इनको आप बार बार देखेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा और इसको याद भी रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पादप कोशिका में सर्वप्रथम एफ मीविस नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को पादप कोशिका में देखा था। तो पादप कोशिका के संदर्भ में भी आपको ध्यान में रखना है। स्क्विज नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसे कोशिका का शक्तिगृह कहा था, पावर हाउस ऑफ सेल्स। ये टर्म है कई बार पूछी जा चुकी है, इस प्रकार का क्वेश्चन है वो कई बार पूछा जा चुका है कि किसे पावर हाउस ऑफ सेल्स या कोशिका का शक्तिगृह या कोशिका का ऊर्जाघर कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का शक्तिगृह या पावर हाउस ऑफ सेल्स कहते हैं। किसने कहा था, स्क्विज नामक वैज्ञानिक ने कहा था। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो ये हम आगे एक सेल ऑर्गेनल्स की बात करेंगे। हरित लवक को कहा जाता है, ये ध्यान में रखना है।
हरित लवक को कहा जाता है, जबकि कोशिका का शक्ति ग्रह है वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, तो ये हमने पिछले वीडियो में ही बात की थी कि दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और एक हरित लवक भी क्या होता है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। एक कोशिका में इनकी संख्या की बात करें तो 50 से 5000 तक मिल सकते हैं, यानी कि एक सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया उनकी संख्या जो होती है वो 50 से 5000 तक होती है। लेकिन कुछ अपवाद भी इसमें पाए जाते हैं, जैसे माइक्रोएस्टेरियास व क्लोरेला फूसिका। माइक्रोएस्टेरियास और क्लोरेला फूसिका इस प्रकार के एनिमल्स हैं, इनमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या एक होती है, एक कोशिका में एक ही माइटोकॉन्ड्रिया इनमें पाया जाता है। तो ये अपवाद भी आपको ध्यान में रखने हैं। सामान्यतः कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 50 से 5000 तक होती है, जबकि माइक्रोएस्टेरियास और क्लोरेला फूसिका जो होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रति कोशिका एक पाया जाता है। ये भी नोट लगा कर लिखा है, ये भी आपको ध्यान में रखना, क्योंकि कई बार इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। अमीबा चाओस चाओस, ये अमीबा भी एक प्रजाति है, अमीबा चाओस चाओस, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या प्रति कोशिका 50,000 तक होती है। यानी कि अमीबा क्या होता है, एक कोशिकीय प्राणी होता है, तो इसकी एक कोशिका में 50,000 तक माइटोकॉन्ड्रिया वो इसमें पाए जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित, जहां से क्वेश्चन बनने की बहुत ही अधिक संभावना है, जिसको आप अच्छे से ध्यान में रखना है। साथ साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि इसी प्रकार से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और इसी प्रकार के आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। बहुत ही मेहनत की है मैंने इनको बनाने में, तो इसलिए आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि आप इन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक जो बच्चे हैं वो इनको देख सके, और वो ही मेरा क्या हो जाएगा, मोटिवेशन हो जाएगा। तो इसलिए आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब देखो आगे, ये आपकी सेल होती है, कोशिका होती है, और इस कोशिका में देखो ये वाली जो संरचना है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम जब बाहर निकाल करके देखते हैं तो इस प्रकार की संरचना हमें नजर आती है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसी के विषय में आज हमें इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ना है। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया के संगठन की बात करते हैं, इसका कंपोजिशन क्या होता है, किस किस से मिलकर बना होता है माइटोकॉन्ड्रिया। मुख्य रूप से हम बात करें तो इसमें प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन जो होता है ये 65 से 70% होता है। फोस्फोलिपिड होता है 25%, ये 25 से 30 भी कर सकते हैं आप लोग। डीएनए जो होता है ये कुछ मात्रा में ही पाया जाता है, बहुत ही कम मात्रा में होता है डीएनए, और आरएनए होता है ये 0.5% होता है। तो ये इसका संगठन होता है, प्रोटीन 65 से 70%, फोस्फोलिपिड 25%, डीएनए कुछ ही मात्रा में, और आरएनए 0.5% होता है। इसके अलावा इसमें देखो एंजाइम भी पाए जाते हैं, कुछ लवण भी पाए जाते हैं, ये अभी हम आगे बात करेंगे। आमाप की बात करें तो इसकी औसत लंबाई होती है 5 से 8 माइक्रोन। औसत लंबाई जो होती है 5 से 8 माइक्रोन होती है। देखो इस प्रकार से ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ये अंदर की झिल्ली में क्या होता है, इसमें उभार पाए जाते हैं, आगे बात करेंगे इन उभारों को हम क्या कहते हैं। इसकी जो लंबाई होती है, ये लंबाई होती है 5 से 8 माइक्रोन तक होती है, जबकि इसकी चौड़ाई हो जाएगी 0.5 से 1 माइक्रोन तक इसकी चौड़ाई होती है। यहाँ पर देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है, जिसको हमें किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, तो ये अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। अब देखो इसमें सबसे बाहर की ओर जो लेयर होती है, ये वाली जो आपको यहाँ पर देख सकते हैं, ये होती है आउटर मेम्ब्रेन। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है। फिर यहाँ पर देखो जिसमें ये व्हाइट कलर में आपको नजर आ रही है, यहाँ पर ये जो व्हाइट कलर में यहाँ पर बना रखी है ये वाली, इसे हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। तो सबसे बाहर आउटर मेम्ब्रेन, फिर ये इनर मेम्ब्रेन हो जाएगी। इनर मेम्ब्रेन पे क्या होता है, अंगुली नुमा कुछ उभार पाए जाते हैं, अंगुली नुमा कुछ उभार पाए जाते हैं। इन अंगुली नुमा उभारों को देखो इस प्रकार से संरचना होती है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ। ये इस प्रकार से अंगुली नुमा उभार है वो हमें देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से ये जो अंगुली नुमा उभार है ये कहलाते हैं आपके क्या, क्रिस्टी कहलाते हैं। ये देखो यहाँ पर ये अंगुली नुमा जो उभार है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इस संरचना में, इसे हम कहते हैं क्रिस्टी कहते हैं। अब देखो इस क्रिस्टी के अंदर यानी कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो भाग होता है वो मैट्रिक्स कहलाता है। ये देखो यहाँ पर ये वाला जो पूरा भाग है, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ। ये जो पूरा भाग आपको नजर आ रहा है जिसमें अर्ध तरल पदार्थ होता है, ये मैट्रिक्स कहलाता है। इसी मैट्रिक्स में क्या होता है, डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम होता है, और इसके अंदर आपको बहुत सारे
प्रोटीन भी मिलेगा, लिपिड भी मिलेंगे, इसके अलावा लवण भी मिल सकते हैं, आरएनए भी होता है, डीएनए मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये सभी इस मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं। और अब एक चीज आपको यहाँ पर भी ध्यान में रखनी की इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसके बीच में कुछ स्पेस पाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये वाला, ये जो स्पेस होता है ये कहलाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, या इसे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहते हैं। और इसमें होता क्या है वो भी यहाँ पर मैं बता देता हूँ। जब देखो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है, उसमें ग्लूकोज जो होता है वो पायरुविक एसिड में बदल जाता है, पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। और ये पायरुविक अम्ल आता कहाँ है, इसी इनर मेम्ब्रेन स्पेस में आता है। और यहाँ पर होती है लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन होती है, जो योजक अभिक्रिया होती है। उस योजक अभिक्रिया के माध्यम से इसका वी कार्बोक्सिलीकरण होता है और ये बदल दिया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम में, एसिटाइल कोएंजाइम में, एसिटाइल कोएंजाइम में बदल दिया जाता है। ये एसिटाइल कोएंजाइम फिर मैट्रिक्स में आता है और मैट्रिक्स में फिर क्रेब्स साइकिल होता है। मैं इसलिए आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इतना इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। तो ध्यान में रखना कि जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है वहां पर आपकी योजक अभिक्रिया होती है, लिंक रिएक्शन होती है, योजक अभिक्रिया, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, कोशिका के साइटोप्लाज्म में होता है। योजक अभिक्रिया पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, क्रेब्स साइकिल आपके मैट्रिक्स में होता है। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। आगे देखो, जो आपकी ये इनर मेम्ब्रेन इस प्रकार से अंगुलीनुमा उभार ली होती है, इसके ऊपर कुछ रैकेट लाइक इस प्रकार से संरचना मिलती है, इसे हम कहते हैं F1 कण कहते हैं। F1 कण या इसे ऑक्सीसोम भी कहा जाता है, ऑक्सीसोम। इसकी हम आगे डिटेल से बात करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर को भी आगे हम समझेंगे। तो ये होती है आपके माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। अभी हमने क्या क्या देखा उसको एक बार हम थ्योरी के रूप में पढ़ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी कलाबद्ध कोशिकांग होता है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है। बाह्य कला जिसे हम आउटर मेम्ब्रेन भी कहते हैं, आंतरिक कला जिसे इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। बाह्य कला जो होती है ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार इनमें अंतर भी पूछ लिया जाता है कि बाह्य कला से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य, इस प्रकार से। तो बाह्य कला जो होती है लाइपोप्रोटीन की बनी होती है और ये पारगम्य होती है, जितने भी पदार्थ होते हैं उन सभी के लिए ये पारगम्य होती है। आंतरिक कला जो होती है इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन की हम बात करें तो ये आंतरिक कला जो होती है प्रोटीन इसमें अधिक मात्रा में होता है जबकि लिपिड कम मात्रा में होता है। इनमें दोनों ही समान मात्रा में मिलते हैं, लेकिन आंतरिक कला में प्रोटीन अधिक होता है और लिपिड कम मात्रा में होता है। और ये अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है आंतरिक कला। दोनों झिल्लियों के बीच में अवकाश पाया जाता है। ये अवकाश कितना होता है, 80 से 100 एंगस्ट्रॉम तक का अवकाश होता है। दोनों झिल्लियों के मध्य अवकाश पाया जाता है जिसे हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या परिसूत्रकणिकीय अवकाश कहते हैं। तो ये ध्यान में रखना कि बाह्य कला और आंतरिक कला के बीच में जो अवकाश मिलता है उसे हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या परिसूत्रकणिकीय अवकाश कहते हैं, जिसमें आपकी योजक अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर अंगुलीनुमा उभार पाए जाते हैं। तो ये हमने पीछे देखा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया उसकी आंतरिक झिल्ली पर अंगुलीनुमा उभार हमें दिखाई देते हैं। अब देखो यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि दोबारा आप फिर बार बार से आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये देखो, ये होते हैं अंगुलीनुमा उभार, ये अंगुलीनुमा उभार होते हैं। पेन यहाँ पर आपको थोड़ा सा, ये देखो, ये जो आपको मैं गोला बना रहा हूँ ये होते हैं अंगुलीनुमा उभार। इन अंगुलीनुमा उभार को हम कहते क्या है, इन्हें हम कहते हैं क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी। आंतरिक झिल्ली के अंदर का स्थान मैट्रिक्स कहलाता। तो ये हमने बात कर ली कि आंतरिक झिल्ली के अंदर का स्थान वो मैट्रिक्स कहलाता है। और इस मैट्रिक्स में क्या क्या कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं एक बार हम उनकी बात कर लेते हैं। मैट्रिक्स में प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, इसके अलावा सल्फर, कॉपर आदि आयन भी उपस्थित होते हैं। इसके अलावा एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, रिडक्टेज, ट्रांसएमिनेज, फैटी एसिड ऑक्सीडेज, ये एंजाइम भी इसमें पाए जाते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट जो मैंने नोट लगा कर लिखा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ही अधिक संभावना है। माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए होता है, डीएनए की बात करें, यहाँ पर आरएनए मैंने पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आरएनए भी होता है इसमें, और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की खोज है ये रिक व लुक के द्वारा की गई थी, ये ध्यान में रखना आपको। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की खोज है वो रिक एंड लुक के द्वारा की गई थी। और जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है ये डीएनए वर्ताकार डबल स्ट्रैंडेड होता है, इसी प्रकार से होता है ये वर्ताकार डबल स्ट्रैंडेड। आपको ये डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिलता है। 70S राइबोसोम पाया जाता है जो कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है।
और क्रेब्स चक्र की अभिक्रिया जो होती है, क्रेब्स चक्र के सभी एंजाइम जो होते हैं वो मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। तो ये ध्यान में रखना, क्रेब्स चक्र जो होता है ये कहाँ संपन्न होता है, क्रेब्स चक्र आपके मैट्रिक्स में संपन्न होता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसके सभी एंजाइम आपके मैट्रिक्स में देखने को मिलते हैं। एक एंजाइम होता है जो बाहर पाया जाता है, तो वो मैं अभी आगे आपके इस लेक्चर के माध्यम से बता दूंगा। तो मैट्रिक्स में क्या क्या पाया जाता है ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्थान में पायरुविक अम्ल, ये हमने बात की थी कि जो ग्लाइकोलाइसिस की अभिक्रिया होती है जिसमें ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनता है, तो ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आ जाता है। तो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्थान में पायरुविक अम्ल का वी कार्बोक्सिलीकरण होता है, यानी कि इसमें 3 कार्बन युक्त होता है, 1 कार्बन इसमें से निकल जाता है। वी कार्बोक्सिलीकरण होता है जिससे एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। एसिटाइल कोएंजाइम को ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र की योजक कड़ी कहा जाता है, क्योंकि जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होता है, इससे पहले वाली जो अभिक्रिया वो तो ग्लाइकोलाइसिस के अंतर्गत होती है और बाद वाली अभिक्रिया क्रेब्स चक्र के अंतर्गत होती है। तो इन दोनों की योजक कड़ी हम मानते हैं, क्रेब्स चक्र और ग्लाइकोलाइसिस की एसिटाइल कोएंजाइम ए को। और इस क्रिया को, इस अभिक्रिया को हम योजक अभिक्रिया कहते हैं, लिंक रिएक्शन कहते हैं। ये कहाँ पर होती है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होती है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आंतरिक कला की। तो ये हमने जो आंतरिक कला के अंदर की वो मैट्रिक्स भरा रहता है उसकी हमने बात की थी, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की बात कर ली। अब आंतरिक कला जो होती है इसमें कुछ डिफरेंशिएशन पाया जाता है, कुछ विविधता पाई जाती है, उसकी हम बात कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक कला 2 सतहों में विभेदित होती है, 2 सतह। देखो जो आंतरिक कला होती है इस प्रकार से होती है, एक तो इधर वाली सतह हो जाएगी, एक इधर वाली। तो इधर वाली सतह होती है इसे तो सी फेस कहते हैं, और ये अंदर वाली जो सतह होती है इसे हम कहते हैं एम फेस। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक कला 2 सतहों में विभेदित होती है। इसकी बाहरी सतह सी फेस कहलाती है और भीतरी सतह एम फेस कहलाती है। भीतरी सतह पर टेनिस के समान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेनिस के समान वृंती कण जुड़े रहते हैं, जिनके साथ में वृंत होता है, वृंती कण जुड़े रहते हैं और इन्हें ऑक्सीसोम कहते हैं। देखो इसकी संरचना इस प्रकार से होती है, आगे हम इसकी संरचना भी देखेंगे। इस प्रकार से की संरचना होती है, ऊपर हेड होता है और फिर ये नीचे वाला टेल होता है। तो ऑक्सीसोम जो होते हैं टेनिस के समान वृंती कण होते हैं जो आपकी जो क्रिस्टी होती है उसके ऊपर जुड़े रहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं ऑक्सीसोम की। ऑक्सीसोम को हम F1 कण भी कहते हैं और इसे प्राइमरी कण भी कहा जाता है। ये इसके बारे में जो भी बता रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और नीट के लिए। थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ऑक्सीसोम की खोज ये फर्नांडीज एवं मोरान के द्वारा की गई थी। तो इनके खोजकर्ता के नाम अच्छे से ध्यान में रखने, इसी के नाम पर इनको फर्नांडीज मोरान कण भी कहा जाता है। तो इसकी खोज ऑक्सीसोम की वो फर्नांडीज एंड मोरान नामक वैज्ञानिक ने की थी। पारंस नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसे अभिगमन कण कहा था, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का अभिगमन होता रहता है, इस कारण इसे पारंस ने क्या कहा, अभिगमन कण नाम दिया था। इसका व्यास जो होता है 65 एंगस्ट्रॉम होता है, 65 एंगस्ट्रॉम होता है, और 2 ऑक्सीसोम, यानी कि एक ऑक्सीसोम ये और ये दूसरा ऑक्सीसोम यहाँ पर होगा, तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो 100 एंगस्ट्रॉम होगी। 2 ऑक्सीसोम के मध्य की दूरी क्या कितनी हो जाएगी, 100 एंगस्ट्रॉम। फोस्फोलिपिड व प्रोटीन के बने होते हैं, यानी कि ये जो ऑक्सीसोम होते हैं ये फोस्फोलिपिड व प्रोटीन के बने होते हैं। 3 भागों में बटे होते हैं, एक तो आधार हो गया, बीच वाला भाग वृंत हो गया और ऊपर वाला भाग सिर हो गया। ये 3 भागों में बटा होता है। क्रिस्टी पर F0 फैक्टर की सहायता से जुड़ा रहता है, यानी कि ये जो क्रिस्टी होती है इस प्रकार से, इस क्रिस्टी पर यहाँ पर जो जुड़ा रहता है ये वाला कण, तो ये यहाँ पर जिसकी सहायता से जुड़ा होता है उसे F0 फैक्टर कहा जाता है। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। एटीपी सिंथेटेज एंजाइम पाया जाता है इसमें, और ये क्या करता है, ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण करता है, जिसके माध्यम से एटीपी का निर्माण होता है। जो आपका F1 पार्टिकल्स होता है, ऑक्सीसोम होता है, उसमें एटीपी सिंथेटेज एंजाइम पाया जाता है। ये ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण करता है, जिसके माध्यम से एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी की फुल फॉर्म ध्यान में रखनी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया की क्रियात्मक इकाई भी इसे ही कहा जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी क्रियात्मक इकाई हम ऑक्सीसोम को ही कहते हैं। ETS व ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की क्रिया यहीं में संपन्न होती है, यानी कि F1 पार्टिकल, या फिर हम बात करें ऑक्सीसोम में ही ETS व ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण की क्रिया भी संपन्न होती है। ETS की फुल फॉर्म हो जाएगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन होता क्या है। अभी हमने बात की कि ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन होता किस में है, ये F1 पार्टिकल में होता है, लेकिन ये होता क्या है। तो इसमें देखो NADH2, NADPH2 और FADH2 ये कब बनते हैं, एक तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बनते हैं और एक क्रेब्स चक्र के दौरान इनका निर्माण होता है। तो NADH2, NADPH2, FADH2 इनके ऑक्सीकरण से एटीपी का निर्माण होता है, इनका ऑक्सीडेशन होता है जिसके माध्यम से एटीपी का निर्माण होता है। NADH2 से 3 एटीपी बनते हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए, जब हम क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे उस समय थोड़ा और अच्छे से मैं आपको बता दूंगा। इससे भी 3 एटीपी का निर्माण होता है और FADH2 जो होता है इससे 2 एटीपी का निर्माण होता है, ये ध्यान में रखना है। निकोटिनामाइड एडेनिन डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट हो जाएगा और ये फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन फॉस्फेट हो जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इसी कारण से एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इस कारण इसे एटीपी मील ऑफ सेल भी कहते हैं, एटीपी मील ऑफ सेल। अब इसकी जो F1 पार्टिकल है इसकी संरचना को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अब देखो ये हो गई क्रिस्टी, ये क्रिस्टी हो गई आंतरिक झिल्ली पर। इस क्रिस्टी के ऊपर ये देखो बहुत सारे आपके क्या जुड़े हुए हैं, F1 पार्टिकल्स जुड़े हैं। इनके बीच की दूरी कितनी बताई थी मैंने, 100 एंगस्ट्रॉम। व्यास मैंने 65 एंगस्ट्रॉम बताया था। इसका ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, देखो यहाँ पर ये ऊपर वाला भाग हेड कहलाता है, इसके नीचे बीच वाला भाग पेडिकल यानी कि वृंत कहलाता है और फिर नीचे वाला भाग ये आधार कहलाता है। और ये आधार भाग है यहाँ पर किसकी सहायता से जुड़ा रहता है, ये F0 फैक्टर की सहायता से जुड़ा रहता है। ये संरचना होती है आपकी ऑक्सीसोम की F1 पार्टिकल की, जो कि टेनिस के रैकेट के समान होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित, जहां से आपके क्वेश्चन बनने की बहुत ही अधिक संभावना है, और थोड़ा सा इसको आपको ध्यान से देखना है। माइटोकॉन्ड्रिया ये प्रकाशीय श्वसन में, फोटो रेस्पायरेशन में भाग लेता है। देखो फोटो रेस्पायरेशन जो होता है, फोटो रेस्पायरेशन, इसमें क्या होते हैं, 3 ऑर्गन भाग लेते हैं। एक तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, एक आपका क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका पर ऑक्सीसोम, ये ध्यान में रखना है। तो ये 3 ऑर्गेनल्स होते हैं जो फोटो रेस्पायरेशन में भाग लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रकाशीय श्वसन में भाग लेता है। ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। मैंने आपको बताया था कि क्रेब्स चक्र का एकमात्र एंजाइम ऐसा होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली पर पाया जाता है, वो होता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज ये क्रेब्स चक्र का एंजाइम होता है और एकमात्र एंजाइम होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर पाया जाता है। इसके अलावा जितने भी क्रेब्स चक्र के एंजाइम होते हैं वो मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। क्रेब्स चक्र ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है, ये मैंने पहले आपको बता दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में अपने समान माइटोकॉन्ड्रिया बनाने की क्षमता होती है, अपने जैसे माइटोकॉन्ड्रिया बनाने की क्षमता होती है, अर्थात इसमें स्वतः जनन की क्षमता पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए व खुद का आरएनए होता है, इस कारण से ये अपने लिए जो आवश्यक प्रोटीन होती है उनका संश्लेषण खुद ही कर लेता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी पाया जाता है, आरएनए भी पाया जाता है, तो अपने लिए जितने भी प्रोटीन की आवश्यकता होगी, एंजाइमों की आवश्यकता होगी, वो सभी खुद ही बना लेता है। इस कारण इस कोशिकांग को, माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग क्यों कहते हैं, कि इसमें खुद का डीएनए होता है, खुद का आरएनए होता है, इस कारण खुद के लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण कर लेता है। एक और होता है हमारे कोशिका के अंदर कोशिकांग जो अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग कहलाता है, वो होता है हरित लवक। तो ये दोनों ही आपको ध्यान में रखने हैं। जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर श्वसन से संबंधित जो एंजाइम होते हैं वो मेसोसोम्स में पाए जाते हैं। तो जीवाणु कोशिका की जो कोशिका झिल्ली होती है उसके ऊपर कुछ उभार पाए जाते हैं, उन उभार को हम मेसोसोम्स कहते हैं। और मेसोसोम्स में ही जो श्वसन से संबंधित एंजाइम होते हैं, जीवाणु कोशिका की हम बात कर रहे हैं, वो इस मेसोसोम्स में ही पाए जाते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही कार्य करता है। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है, इस कारण इसमें अनोक्सी श्वसन की क्रिया होती है। मांसपेशियों में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसे सार्कोसोम कहा जाता है। शुरुआत में मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। पादप कोशिका में कम तथा जंतु कोशिका में अधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। पादप कोशिका में कम माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं, जबकि जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है।
कई बार ये भी सत्य असत्य से संबंधित पूछ लिया जाता है, तो इस प्रकार के सेंटेंस भी आपको ध्यान में रखनी है। सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया ये पक्षियों की जो उड़न पेशियां है उनकी कोशिकाओं में पाई जाती है। तो पक्षियों की जो उड़न पेशियां है उनको उड़ने के लिए लगातार उड़ते हैं तो उनको अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये आप याद कर सकते हैं इस प्रकार से कि जो पक्षी लगातार उड़ते हैं तो उनको अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो जो उनकी उड़न पेशियां होती है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी उसमें क्या होगी, अधिक होगी। तो ये ध्यान में रखना कि सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया वो पक्षियों की उड़न पेशियों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा व पादप कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। तो जंतु कोशिका में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक नहीं पाया जाता है। तो हरित लवक नहीं पाया जाता, इस कारण जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा हो जाता है, सबसे बड़ा कोशिकांग हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। जबकि पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग हरित लवक होता है। पादप कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया होता है। एक और बात आपको इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में जीसी की मात्रा एटी की तुलना में अधिक होती है। जीसी ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, यानी कि ग्वानिन और साइटोसिन की मात्रा है ये एडेनिन और थाइमिन की तुलना में अधिक होती है। और इस प्रकार के डीएनए को हम क्या कहते हैं, जिससे रिच डीएनए भी कहा जाता है, जिससे अधिकता वाला डीएनए भी कहते हैं। तो ये थी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बात। इससे बाहर आपको माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विश्वास रखिए कि मैंने लगभग जितना भी मैटर था माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित वो पूरा इसके अंतर्गत शामिल किया है, जिसमें आपकी जो आधार रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित जितना जो मैटर मैंने तैयार किया, ये आपके एनसीईआरटी की बुक और जो अन्य जिससे अंदर मैं शामिल कर सकता, जो ऑथेंटिक बुक आती है उनसे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए उठाई है। तो विश्वास रखिए कि इनसे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।